हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन यानी एनसीईटी 2025 का जो एग्जामिनेशन था 29 अप्रैल को खत्म हुआ है। अब जो है एग्जामिनेशन तो आपका खत्म हो चुका है, तो एग्जाम खत्म होने के बाद अब आपको जो है आगे क्या करना है ये स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे जानते हैं कि अब आप जो है आगे क्या करेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको आपका जो एग्जामिनेशन हो चुका है तो इसके बाद आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल आंसर की आएगा। इसके बाद जो है आपका कुछ दिनों के बाद प्रोविजनल आंसर की के बाद आपका फाइनल आंसर की आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर की। इसके बाद फिर आपका जो है वह रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद आपका जो है वह क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस आपका जारी किया जाएगा, यानी काउंसलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप में ही सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो कब तक आने की संभावना है। तो आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन 29 अप्रैल को खत्म हो चुका है। उस आधार पे आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वह 3rd वीक ऑफ मई में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, 3rd वीक ऑफ मई, यानी आप ये मान के चलिए कि आपका 14 से लेकर के आपका 19 मई के बीच में जो है कभी भी प्रोविजनल आंसर की आ सकता है। उसके 3 से 4 दिनों के बाद ही आपका जो है मैक्सिमम 3 दिन लगता है, 3 से 4 दिनों के बाद ही आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाता है। और जैसे ही फाइनल आंसर की आपका जारी किया जाता है उसके ठीक 5 से 7 दिनों के बाद आपका जो है 5 से 7 दिनों के बाद आपका जो है वह रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल कौन से वीक में कौन सा आपका आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर किया आएगा, ये सब कुछ पता चल गया। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट के बाद आपका क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे तो आपको 2 तरह की आपकी जो है यहाँ पे मिलेगा। पहला आपको जो रहेगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको हर यूनिवर्सिटी का क्या होगा, आपको 2 तरह से काउंसलिंग होगा। एक तो होगा क्लोज काउंसलिंग। ठीक है, पहला क्या होगा आपका क्लोज काउंसलिंग। दूसरा जो होगा वो आपका होगा ओपन काउंसलिंग। ठीक है, क्या होगा, ओपन काउंसलिंग। अब इसे भी समझ लीजिए, क्लोज काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि क्लोज काउंसलिंग में आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जिन भी यूनिवर्सिटी का आपने सेलेक्ट किया था, अगर उनमें से किसी यूनिवर्सिटी ने क्लोज काउंसलिंग कराया तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर आप उसके लिए जो स्पॉट काउंसलिंग होता तब वहां पर एलिजिबल होंगे। ओपन काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी यूनिवर्सिटी को फिल किया हो ना फिल किया हो कोई मतलब नहीं है, वो अगर उस यूनिवर्सिटी में ओपन काउंसलिंग कराया जा रहा है तो आपने चाहे एप्लीकेशन फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी को फिल किया हो ना किया हो फिर भी आप वहां पे काउंसलिंग करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले क्लोज काउंसलिंग की बात करते हैं। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 3 ही यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया। जैसे आपने पहला RIE को सेलेक्ट किया, ठीक है, दूसरा आपने DU को सेलेक्ट किया और तीसरा जो है आपने यहाँ पर मान लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को जो भी आपका हो, ठीक है, मान लेते हैं AMU को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इन तीनों यूनिवर्सिटी में जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर इन 3 में से 2 ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आपका क्लोज काउंसलिंग होता है। ठीक है, फॉर्म में 3 यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया और आपके जो 2 यूनिवर्सिटी हैं RI और DU, इसमें क्लोज काउंसलिंग हो रही है। तो क्लोज काउंसलिंग में RI और DU हैं तो यहां पर वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया होगा। आया बात समझ में। अब यहां पे देखते हैं ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग मान लिया आपने 3 आपने यूनिवर्सिटी फिल किया, लेकिन यहां पर मान लेते हैं आपका मन है कि आप जो है किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप जाइए, वहां पे अपना एडमिशन करा लिए। जैसे आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी GBU, यहां पर एडमिशन करना चाहते हैं लेकिन आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, तो आप ओपन काउंसलिंग के द्वारा यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। आया बात समझ में। तो ये होती है काउंसलिंग। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि हर यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई, अगर मान लीजिए कि एक बात मान भी लेते हैं कि 2025 में जो है सभी यूनिवर्सिटी जो है ओपन काउंसलिंग कराती हैं, तो क्या आप सभी के सभी यूनिवर्सिटी में अपना कह सकते हैं फॉर्म भरेंगे यानी काउंसलिंग कराएंगे? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हर यूनिवर्सिटी में, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। क्या करना होगा? इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म भरना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा।
आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा किसका, एनसीईटी का, अब उस जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वहां का भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जो है फी पेमेंट करना होगा। किसी यूनिवर्सिटी में 100 रुपीज आपको फी पे करना होगा, किसी में 750 फी पे करना होगा, किसी में 350 फी पे करना होगा, किसी में 300 फी पे करना होगा। तो हर यूनिवर्सिटी का जो है अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस है, ये बात ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, जो अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे वैसे सारा डेटा जो है आपको वहां पर आ जाएंगे। आपने क्या कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है या फिर आपका नाम क्या है, पता क्या, ये सब कुछ वहां पे आ जाता है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि चूंकि सभी स्टूडेंट जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप नियर अबाउट आप सबसे पहले क्या करिएगा कि आप जिस स्टेट के हैं, ठीक है, जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, या फिर आपके आईआईटी अगर आपके स्टेट में है, या फिर आपके जो है एनआईटी आपके स्टेट में है, ठीक है, या फिर आपके स्टेट में आरआई है, ठीक है, या फिर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, तो इन सब की जो है लिस्ट सबसे पहले बना लीजिए कि आपके स्टेट में कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिएगा। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आप अपने स्टेट में रहेंगे, होम स्टेट में रहेंगे, दूसरा जब आपका काउंसलिंग होगा तो होम स्टेट वालों को भी कुछ जो है वहां पे फायदा मिलता है, उसका अलग से जो है आरक्षण दिया जाता है होम स्टेट वालों को। आया बात समझ में? तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको अपने स्टेट में रहेंगे, दूसरा होम स्टेट का आरक्षण भी मिलेगा, रिजर्वेशन भी मिलेगा, और तीसरी बात कि आपको हर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जो फीस है वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आप लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको होम स्टेट में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, मान लीजिए बिहार है तो बिहार में कोई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, झारखंड देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, दिल्ली को देख सकते हैं। तो इन स्टेट में जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वहां पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आया बात समझ में? तो वहां पे आपका फी भी पेमेंट कम लगेगा, और उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा फायदा रहेगा कि आपका डिस्टेंस जो है आपके घर से यूनिवर्सिटी का कम रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन जब आप करेंगे वहां पे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है पहले इसको भी जान लेते हैं, और अलग से एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी उनको मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर 10th का लगेगा, ठीक है। सेकंड जो है वह 12th का लगेगा। थर्ड जो है आपका यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम। फोर्थ नंबर पे जो है वह कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे अगर आपको होम स्टेट में चाहिए तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंशियल, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लगेगा। इसके बाद जो है आपका 6 नंबर पे आपका फोटो होना चाहिए, आपका फोटो भी वहां पे लगेगा, ठीक है। फोटो तो ऑलरेडी रहेगा, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। और 7 नंबर पे जो है अगर आपके पास कोई कोटा है, आपने कोई कोटा का लिया हुआ है, ठीक है, कोटा का आपने लिया हुआ है, जैसे आपका स्पोर्ट्स कोटा से है, एनसीसी कोटा से हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उसका आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट आपका है तो गैप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बनवाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको रखना होगा। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी जो है आपका जब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को जो है कुछ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। जैसे आपका जो है एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे मांगा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने भरा हुआ है उसको भी मांगा जाता है कई यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसके अलावा जो है 11th नंबर पे जब आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर उस वक्त आपका जो है रिजल्ट आ चुका है तो आपका जो रिजल्ट आपका आया हुआ है, रिजल्ट, इसका भी जो है आपको पीडीएफ मांगा जाता है, इसका भी पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पीडीएफ। तो जैसे आपका रिजल्ट आया उसका पीडीएफ आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा मैं और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट आप लोग की वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा जो आप लोग को जो है कंप्लीट करना है। आगे अगर कोई भी आप लोग के पास डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।